हमास के चीफ के मारे जाने के बाद ईरान और इजराइल में एक बड़ी जंग हो सकती है। पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो ईरान पर टिकी हुई हैं कि कब वो बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक कर दे, एक और नई जंग शुरू ना हो जाए। ऐसे में अगर ये जंग होती है तो इसका असर भारत पर क्या होगा, इन सभी बातों पर आज बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट अमित बंसल जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस्माइल हानिया की मौत हो गई है, अब हमास का आगे क्या होगा? देखिए, आज सुबह ही एक इंफॉर्मेशन आई है जिसके तहत जो इनकी हमास की शूरा काउंसिल है उसने अब याह्या सिनवार को इसका नया चीफ घोषित कर दिया है। ओके। अब ये याह्या सिनवार कौन है मैं आपको बता दूं। हमास एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन थी। बिल्कुल। इनकी जो गाजा पट्टी के अंदर हमास की जो यूनिट थी उसका पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ था याह्या सिनवार और मिलिट्री ब्यूरो का चीफ था मोहम्मद डैफ। मोहम्मद डैफ को इन्होंने 13 जुलाई को मार दिया था इजराइल ने। तो अब याह्या सिनवार इसका पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ है, जो कि आज भी गाजा पट्टी के अंदर कहीं ना कहीं किसी टनल में छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो इजराइल के जो उनके होस्टेजेस हैं उनके साथ ही उनको लेकर के याह्या सिनवार कहीं घूम रहा है। तो अब याह्या सिनवार के बारे में पता नहीं है कि वो हैं, कहाँ हैं, जिंदा है, मर गया है। लेकिन याह्या सिनवार को भी उन्होंने, क्योंकि नेक्स्ट अवेलेबल नेता उनको वही लगा, उसको भी अपॉइंट कर दिया गया है। तो नेता तो अपॉइंट हो गया है, बट हमास जिस तरह से अपने कमांडर्स को खो रहा है एक के बाद एक, तो मुझे लगता नहीं है कि हमास अगले कुछ दिनों में, और इजराइल भी रुकने वाला नहीं है। इजराइल उसके बावजूद भी नहीं रुका। इजराइल ने भी पिछले दिनों सीरिया में एक हमास के लीडर को मारा है, अभी वेस्ट बैंक में एक हमास के लीडर को मारा है। तो लगातार वो हमले कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमास के पास अभी दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो जितने भी होस्टेजेस उसके पास अभी बचे हैं उनको इजराइल के हवाले करे और किसी भी तरह से सीज फायर करके पीस की बात करे, शांति की बात करे, जो इजराइल की पहली कंडीशन है। इजराइल ने कहा है कि शांति की बात करने के लिए आपको सबसे पहले सारे होस्टेजेस को रिलीज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक ये इशू है। और अगर वो ये नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता कि याह्या सिनवार, जो कि आज भी गाजा में है, वो शायद जिंदा बचेगा। हो सकता है कुछ दिन और बच जाए, कुछ हफ्ते अपने जिंदगी के बता दे, बट जिस तरह से इजराइल आक्रामक नजर आ रहा है तो हमास के मुझे नहीं लगता कि कोई नेता भी बचेगा अगर हमास इस तरह की एक्टिविटीज नहीं दिखाता है और इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसे ईरान की अब हो रहा है कि वो बदला लेगा, उसके इरादे उसने साफ कर दिए बदला लेने के, तो ये जो इरादे हैं इनको आप कैसे देखते हैं बदला लेने के? देखिए, ईरान ने अपने इरादे जाहिर किए। ईरान की एक जामकरन मस्जिद है, उसके ऊपर उन्होंने अपना लाल झंडा भी फहराया और ये सारी की सारी कार्रवाई की। लेकिन ईरान के पास एक बहुत बड़ा डायलेमा है, उसको कहते हैं कि वो इजराइल के ऊपर हमला कैसे करेगा। क्योंकि इजराइल के जो बॉर्डर्स हैं वो ईरान के साथ लगते नहीं है। उनके बीच में कौन है? उनके बीच में अरब मुल्क हैं, उनके बीच में आपके पास सऊदी अरब है, इराक है, जॉर्डन है और सीरिया है और बाकी मुल्क हैं दुनिया भर के। और अभी पिछले कुछ दिनों में इन मुल्कों ने घोषणा भी कर दी है कि वो किसी भी तरह से ना तो इजराइल के किसी मिसाइल को पार होने देंगे और ना ही वो ईरान की मिसाइल को पार होने देंगे। तो एयर स्पेस उन्होंने डिनाई कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब अगर ईरान को आना होगा हमला करने के लिए, तो किसी ना कोई माध्यम तो होगा। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि ईरान अंडर द ग्राउंड आ जाएगा। तो जब ज्योग्राफिकली आप कनेक्टेड नहीं है तो किसी भी तरह से हमला करने का जो एक तरीका है वो नजर नहीं आता। अब ऐसे में ईरान क्या कर सकता है? या तो लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करेगा या ड्रोन से हमला करेगा। जैसा कि पिछले दिनों उसने कुछ हमला किया था, तो आधे से ज़्यादा, आधे क्या करीब 80% ड्रोन्स और मिसाइल्स वो रास्ते में बर्बाद कर दिए गए थे। तो अगर अगली बार भी वो हमला करेगा तो वो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो सऊदी अरब के में बैठे हुए हैं अमेरिकन ट्रुप्स, या सऊदी अरब की खुद की अपनी फौज है, जॉर्डन की अपनी खुद की फौज है, तो ये सब इनको गिराने में सक्षम है। तो इस तरह से तो करेगा नहीं। अब वो करेगा कैसे? इसकी सबसे बड़ी, ईरान ने पिछले 3 या 4 दशकों में एक काम किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूरी दुनिया को समझना जरूरी है। ईरान ने अपने काफी सारे प्रॉक्सी डेवलप किए हैं। बिल्कुल। अब ये प्रॉक्सी कौन है? हमास। क्या है हमास? ईरान का ही प्रॉक्सी है। हमास को ईरान ने फंडिंग दिलाया, हमास को ईरान ने ट्रेनिंग दिया, उनको वेपन्स दिए। और जहां तक कुछ खबरों में ये भी कहा गया है कि जो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ उसकी ट्रेनिंग भी, इनकी आतंकवादियों की ट्रेनिंग ईरान के किसी हिस्से में हुई थी। ओके। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉक्सी है हुती विद्रोही, जो यमन के एक सबसे बड़े हिस्से के ऊपर शासन कर रहे हैं। उनके पास हर तरह के हथियार हैं, गोला बारूद हैं, आर्टिलरीज हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, सब कुछ है। तो आपको एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी है। बिल्कुल। तीसरा प्रॉक्सी है, बहुत खतरनाक प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह। बिल्कुल। जो कि हिजबुल्लाह, आप आतंकवादी गुट भले ही कहते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हिजबुल्लाह को लेबनान की पार्लियामेंट में मेजोरिटी हासिल है। बिल्कुल। तो वो लेबनान की गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो हिजबुल्लाह कभी भी अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 लाख फाइटर्स हैं। एक और चौथा प्रॉक्सी है, पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद।
जो वेस्ट बैंक बेस था, लेकिन उसको अभी बाहर एक्सिट आउट कर दिया। वो सीरिया से ऑपरेट करते हैं, बट उसके पास भी 4-5 हज़ार लड़ाके हैं, रॉकेट्स हैं, दुनिया भर के वेपन्स हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रॉक्सीज हैं। वेस्ट बैंक के अंदर फतेह है, कहीं ना कहीं वो भी एंटी इजराइल है। और बाकी और ग्रुप्स हैं, सीरिया के अंदर ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, क्योंकि सीरिया की जो करंट गवर्नमेंट है बशर अल असद की, उसको ईरान सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो ईरान, जहां तक मैं अपने असेसमेंट की बात करता हूं, अगर उसको कोई हमला करना होगा इजराइल के ऊपर, तो वो डायरेक्टली ना करके वो इन प्रॉक्सीज की मदद लेगा, क्योंकि ईरान खुद इजराइल से ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है, बट ये प्रॉक्सीज इजराइल से ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है। प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं, ये प्रॉक्सीज आपको लगता है इतनी पावरफुल है? जी हाँ, बहुत पावरफुल है। अच्छा। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स का आर्सेनल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों हिजबुल्लाह, मैं वही बता रहा हूं। अब अगर आप हूतीज की बात करेंगे तो हूती एक छोटा सा गुट नहीं है। हूती अपने आप में यमन की गवर्नमेंट है, जो कि यमन के आधे से ज्यादा हिस्से को प्रशासन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हिजबुल्लाह वो ऐसा गुट है, आतंकवादी गुट नहीं है। हिजबुल्लाह एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिसको लेबनान की पार्लियामेंट में मेजोरिटी हासिल है, तो लेबनान गवर्नमेंट उनके साथ है। सिमिलरली बाकी ग्रुप्स जो हैं, हमास का आपको पता ही है कितना पावरफुल था। हमास की अगर पावर की बात करें तो जितनी हमास की टोटल पावर 7 अक्टूबर के अटैक से पहले थी, हिजबुल्लाह की एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है और पावर है और जो मिलिट्री पावर है वो हमास की लगभग 5 से 6 गुना है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल हैं। तो अगर ये प्रॉक्सीज एक साथ और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में हमला करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इजराइल को छोड़, इजराइल वुड हैव बीन एंगेज्ड फॉर एटलीस्ट फ्यू इयर्स इन वॉर। बिल्कुल, ये आसानी से, क्योंकि इनके पास अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, ये लोग असिमेट्रिक वॉरफेयर में सक्षम है। तो असिमेट्रिक वॉरफेयर के चलते ये लोग इजराइल को अगले 2, 3, 4 सालों तक भी लड़ाई में उलझा करके रख सकते हैं, बिल्कुल, जो कि इजराइल के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे ही हम ये युद्ध की बात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध है, उसके बाद गाजा वॉर, और अब ये बांग्लादेश क्राइसिस। आपको लग रहा है कि जो दुनिया है वो आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है? जी हाँ, दुनिया बहुत बुरी तरह आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल। हर जगह आप देख लीजिए, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, दुनिया भर में तेल का क्राइसिस शुरू हो गया। दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर काले बादल मंडराने लगे और दुनिया का पूरा जो इकोनॉमिक सेटअप है वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद अभी गाजा क्राइसिस शुरू हुआ, उसके बाद रेड सी के अंदर हूतियों ने हमले करने शुरू किए। तो ऑयल टैंकर्स जो डायरेक्टली आते थे या जो ट्रांसपोर्टेशन टैंकर्स जो डायरेक्टली आते थे, अब उनको अफ्रीका का चक्कर लगा करके आना पड़ रहा है। नेचुरल सी बात है, कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑयल टैंकरों के मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तो ऑयल कंसाइनमेंट्स आराम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप अब सारी चीज़ों को अगर ओवरऑल लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ने वाला है। हम अभी तक सोच रहे थे कि साउथ एशिया इससे अनछुआ रह गया है, लेकिन बांग्लादेश में भी क्राइसिस शुरू हो गया। तो इन सारी जो इवेंट्स है, दुनिया भर में लड़ाई हो रही है, खून खराबा हो रहा है, बिल्कुल, तो इसका इफेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की इकोनॉमी अगले 4-5 सालों तक भी इसे रिकवर कर पाएगी। दूसरी तरफ चाइना जो अपने आप में वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पर एक रियल एस्टेट का स्लम्प हुआ है। पूरी चाइनीज इकोनॉमी जो रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंडेंट थी, वहां भी वो दे आर आल्सो सफरिंग। अनदर फैक्टर, पूरी दुनिया में एक रैपिड वेव चल रही है डी-डॉलराइजेशन की। तो खाली वॉर नहीं है, मल्टीपल इवेंट्स चल रही हैं। डी-डॉलराइजेशन हो गया, चाइना का इकोनॉमी का स्लप होना हो गया, और अपना दुनिया भर के वॉर्स हो गए। तो इकोनॉमी तो अल्टीमेटली बहुत बुरी तरह सफ़र करने वाली है और अभी कर रही है ऑलरेडी। बिल्कुल, ये इकोनॉमी की बात हुई। एक सवाल मेरा और है, ये जो अगर हम बात करें इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की, तो ये एक कितना चिंता का विषय है? काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, आप कहीं भी प्रॉब्लम ले रहे हैं जी। आप अगर यूक्रेन वॉर को छोड़ दें, तो आज जो ईरान और इसके बीच में, इजराइल के बीच में जो इशू हो रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसकी जड़ में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है। हमास खड़ा किस बेस पे हुआ? हमास की पूरी बुनियादी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन रही। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में जितने भी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स या दंगाई, ये सब के सब इस्लामिकली रेडिकलाइज्ड हैं। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि आतंकवाद इस चरम पर है। पाकिस्तान में रोज हमले हो रहे हैं, चाहे बलोच विद्रोहियों के हमले देखें आप, या चाहे आप पख्तूनों के हमले देखें, कहीं ना कहीं इसमें इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है। तो ये जो सपोर्ट और फंडिंग कौन दे रहा है सर? नहीं, सपोर्ट और फंडिंग तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पूरी की पूरी फंडिंग आती है मिडिल ईस्ट से जी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ऑयल टाइकून्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनके लिए इस्लाम में एक होता है ज़कात देना। वो अपने एक पैसा देते हैं, दान देते हैं। अब वो दान दिया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है, अक्सर लोग इसको ट्रैक नहीं करते हैं। तो जो आतंकवादी गुट हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हर आतंकवादी गुट की आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। जैसे कि एक लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा की एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जमात दावा। तो हर तरह से आपको एक वो, और उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो फंड्स लेते हैं। ऐसा ही अफगान वार में भी हुआ था। जब अफगान वार में मुजाहिदीनों को इक्विप किया गया तो उन्होंने अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को निकाला।
तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, और कहीं ना कहीं से फंडिंग का जो मेन सोर्स है वो मिडिल ईस्ट है। ओके। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की फंडिंग मिडिल ईस्ट से ही होती है। कतर एक सबसे बड़ा फंडर है, कतर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो बड़ा फंडिंग करते हैं। देन बहरीन से बहुत फंडिंग होती है, ओमान से फंडिंग होती है, सऊदी अरब से फंडिंग होती है, यूएई से भी फंडिंग होती है, और बाकी जो भी बड़े और छोटे मुल्क हैं वहाँ से कहीं ना कहीं फंडिंग होती है। जी, आपने सर इस मुद्दे पे ऐसी जानकारी दी है जो शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगी। ऐसी सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ऐसी और जानकारी के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।